प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। साबरमती से पद यात्रा को किया रवाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में पेश किया प्रदेश का बजट। स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि पर किया गया विशेष फोकस। प्रदेश के लोगों ने बजट पर दी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं। कहा, बजट में किए गए प्रावधानों से राज्य में विकास को मिलेगा बढ़ावा। और प्रदेश भर में कोरोना के खिलाफ कोविड-19 टीकाकरण जारी। वैक्सीनेशन के बाद पलवल के बुजुर्गों ने वैक्सीन को बताया सुरक्षित। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। अमृत महोत्सव कार्यक्रम आज़ादी के 75 साल पूरे होने के 75 सप्ताह पूर्व शुरू हुआ है। ये कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 तक चलेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले साबरमती आश्रम में बापू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने यहां से पदयात्रा को भी रवाना किया। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में आज़ादी के ऐतिहासिक क्षणों से जुड़े चित्र, पत्र और अन्य संग्रहों को प्रदर्शित किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत इतिहास बना रहा है और उसका हिस्सा भी बन रहा है। ये ऐतिहासिक पल तीर्थों के संगम के समान है। इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। आज आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है। पहला दिन है। हमारे यहां मान्यता है कि जब कभी ऐसा अवसर आता है तब सारे तीर्थों का एक साथ संगम हो जाता है। आज एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए भी ऐसा ही पवित्र अवसर है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 5 स्तंभों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 5 स्तंभ आज़ाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आजाद भारत के गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बतौर वित्त मंत्री प्रदेश सरकार का दूसरा बजट 2021-22 पेश किया। गठबंधन सरकार ने विधायकों, सांसदों एवं अन्य हितधारकों के सुझावों को शामिल करते हुए बजट तैयार किया है। इस बार का बजट कुल 1,55,645 करोड़ रुपए का है। बीते वर्ष के बजट से 13% अधिक बजट प्रस्ताव पेश किया गया है। बजट का 25% पूंजीगत खर्च और 75% राजस्व व्यय होगा। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस होगा। स्वास्थ्य, कृषि एवं बुनियादी ढांचे की पहचान प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में की गई है। फ्रेमवर्क रिजर्व फंड बनेगा। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपए की वृद्धि कर दी है। अब ये पेंशन 2,500 रुपए कर दी गई है और ये वृद्धि 1 अप्रैल से लागू होगी। लोगों की समस्याओं के दृष्टिगत और उनके प्रति अपार सम्मान व्यक्त करते हुए मैं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता इस वर्ष 1 अप्रैल से 2,500 रुपए करने की घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.83% अनुमानित है। फरवरी 2021 तक 26,038 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया। ये पिछले साल से 11.36% अधिक है और 7.76 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की गई। इसके अतिरिक्त फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मक्का, चना और मूंगफली की फसलों की भी सरकारी खरीद की गई। वर्ष 2020-21 के खरीद कार्यों के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसानों को 29,950 करोड़ रुपए तथा अन्य हितधारकों को लगभग 1,800 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा 3% से कम रहने की उम्मीद है। संशोधित अनुमान 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का
2.90% अनुमानित है। आगामी वर्ष 2021-22 के लिए ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.83% अनुमानित है, जो कि पूरी तरह से 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 4% की सीमा के अंदर है। हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत प्रदेश के बजट का करनाल के लोगों ने स्वागत करते हुए कहा है कि बजट में शिक्षा पर बड़ी राशि के प्रावधान से बच्चों और युवाओं में उज्जवल भविष्य की उम्मीद जगी है। लोगों ने बजट को मनोहारी बताते हुए इसे सर्वसमावेशी बताया। अच्छी शिक्षा के लिए आगे जो डेवलपमेंट होगी अच्छे से, तो बच्चे अच्छे और ज़्यादा अच्छे से अपनी शिक्षा के ऊपर ध्यान दे पाएंगे और उनको जैसे आने जाने में जो प्रॉब्लम होती है वो भी जो गवर्नमेंट है उसने उसके ऊपर भी बजट में जैसे जो इतनी रकम दी है तो उससे उनको भी आने जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शिक्षा को लेकर इस बारी हरियाणा सरकार ने काफ़ी अच्छा बजट निकाला है, क्योंकि पीछे कोरोना के चक्कर में देखा गया है शिक्षा को और बच्चों को काफ़ी नुकसान देखने को पड़ा है। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं और ऐसे में जो है बजट निकालना, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो है उनको नौकरियों को लेकर कोई समस्या ना हो, इसलिए सरकार कह रही है कि हम ग्राउंड लेवल पर जाकर जो है नौकरियों के लिए भी काम करेंगे। जो सरकार ने शिक्षा की तरफ जो ध्यान दिया है वो बहुत ही अच्छा सुझाव है। इससे क्या होगा, इससे सरकारी स्कूल जो हैं उनकी दशा अच्छी होगी। जो बच्चे हैं वो शिक्षा की तरफ बहुत अच्छा ध्यान देंगे, पढ़ पाएंगे, कामयाब होंगे। और सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला जो लिया है वो बच्चों के हित में लिया है। बहुत बढ़िया कहेंगे, कहेंगे रोजगार कर दिया बुढ़ों का, तो मान लिया अपना खा रहे कमा रहे अपना दे रहे बस बढ़िया करे और क्या चाहिए ना। हरियाणा विधानसभा में आज राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर भिवानी के लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी हैं। भिवानी निवासियों ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया गया है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होने से हर क्षेत्र में सुधार हो पाएगा। कृषि कल्याण के लिए 2,998 करोड़ रुपए के प्रावधान पर उन्होंने कहा कि ये बजट किसान व खेती के लिए बेहतरीन बजट है। भिवानी निवासियों ने कहा कि वे भिवानी व लोहारू में बकरी प्रजनन केंद्र खोले जाने का स्वागत करते हैं। इससे क्षेत्र में पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। जाओ बेटी पढ़ाओ का जिस प्रकार से प्रारूप लगातार देश में और हरियाणा में खास तौर पे चला है, उसी तर्ज के ऊपर चलते हुए तो इसमें अच्छे खासे बजट की ज़रूरत थी। तो हम ये समझते हैं कि भी हरियाणा सरकार ने जो लगभग 19,000 करोड़ रुपए का इसमें बजट का प्रावधान किया है, तो कहीं ना कहीं एक ये मील का पत्थर साबित होगा। और भी जैसे चाहे कृषि में है या और में है, तो काफ़ी अच्छा बजट है। इसमें आने वाले समय में जनता को बहुत फ़ायदा होगा। जो किसानों के लिए लगभग 5,474 करोड़ रुपए जो आवंटित किए गए हैं और उनका विशेष ध्यान रखते हुए जिस तरीके से जो बिजली उनको 5 रुपए के नियर बाई मिलती थी वो उन्होंने रेट घटाकर 4 रुपये 75 पैसे की, ये काबिल तारीफ है। और किसान भाइयों के लिए जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश की सरकार सोच रही है वो आने वाले भविष्यों में किसान कल्याण के लिए एक अहम योगदान जो है वो अपना सरकार देने वाली। भिवानी को जो बकरी प्रजनन केंद्र खुला है, इससे तो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं जो खेती कम करते हैं और पशुपालन करते हैं उनके लिए फ़ायदा होगा। आज हरियाणा सरकार ने अपना बजट पेश किया है जो कि कुल मिलाकर 1,55,000 करोड़ का है, जो कि पिछले साल की तुलना में 13% अधिक है। यह सरकार के द्वारा किया गया बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके अंदर सरकार ने इस बार मूल रूप से शिक्षा बजट में विशेषकर बढ़ोतरी की है, जो कि 18,410 करोड़ का है। शिक्षा ही किसी समाज के उत्थान का कार्य करती है और शिक्षा से ही किसी नए समाज का जन्म होता है और उसमें परिवर्तन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज विधानसभा में हरियाणा का वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। बजट में सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपये की वृद्धि कर पेंशन को 2,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। ये वृद्धि 1 अप्रैल से लागू होगी। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पंचकुला के लोगों ने कहा कि इस बार के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे प्रदेश में विकास को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा सरकार ने जो बजट का प्रोविज़न बताया कि 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दे रही हैं, ये बहुत बढ़िया कदम है और बहुत बड़ा कदम है कि सरकार पे खर्चा जरूर बढ़ेगा, लेकिन हमारे बच्चे कम से कम जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा बोझ जो है वो सिर से उतर जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सरकारी स्कूलों में जो हैं वो गरीब परिवारों से आते हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं दे पाते थे, लेकिन सरकारी फ़ीस भी देना बड़ा मुश्किल था उनके लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत का कार्य है। मेरे 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां अनमैरिड हैं। मैं विधवा पेंशन लेती हूँ, हमारा गुजारा उसमें चलता है। मैं खट्टर साहब का धन्यवाद करती हूँ
जो कि हमने इतनी सुविधा दे रखी है, उसने पूरा मतलब हर एक चीज़ की सुविधा हमारे को दी जाती है। और मुझे बेसहारा की पेंशन मिली है। इसमें जो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें ऐलान किया है कि 250 रुपये पेंशन और बढ़ गई है, इसमें हमें बहुत बड़ी राहत मिली है। हम तो पेंशन बढ़ाइए, उनको नमस्ते करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हमारा सहारा बना है और हमको सहारा दिया है। पेंशन से गुजारा होता है, मैं विधवा पेंशन लेती हूँ और पेंशन से गुजारा होता है और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ जिनने हमारी पेंशन बढ़ाई, उसी से गुजारा होता है। हम पलवल के नागरिक अस्पताल में 60 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने का कार्य सुचारू रूप से जारी है। वैक्सीन लगवाने को लेकर बुजुर्गों में काफी उत्साह है। टीकाकरण के नोडल अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। वैक्सीन लगवाने में किसी भी व्यक्ति को कोई संकोच नहीं करना चाहिए। सभी जितने भी बुजुर्ग 60 साल के ऊपर के पूरे पलवल जिले के, वो सभी हमारे टारगेट में हैं और ऐसे ही 45 से लेकर 59 साल के ऐसे लोग जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं, वो भी हमारे वैक्सीनेशन के लिए एक टारगेट है। तो हमारा भरकस प्रयास ये है कि हमने सभी अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सेशन शुरू कराए हुए हैं और हमारी जनता से अपील है कि वो स्वयं आगे बढ़कर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराएं और साथ ही साथ वैक्सीनेशन लगवाएं। बुजुर्गों ने बताया कि वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन अवश्य लगवाएं। आज वैक्सीन के लिए हमें कहा गया था, हम यहाँ आए और हॉस्पिटल में वैक्सीन का इंजेक्शन भी लगवाया, जिसे लगवाने में कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई, ना कोई ज़्यादा दर्द होता है, ना ही किसी प्रकार के लगवाने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट है। बढ़िया ठीक नॉर्मल मैं फील कर रहा हूँ। वैक्सीन आज लगवाने आया था और वैक्सीन लगवाई, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से वैक्सीन लगाई है और मैं बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रहा हूँ। वैक्सीन आज लगवाई है, बहुत अच्छा लगा है और सबको लगवानी चाहिए और मास्क भी लगा कर रखना चाहिए। हालांकि मैं लगातार लगाता रहता हूँ मास्क और मैं पॉजिटिव भी हुआ था यहीं से ही, तो अब ठीक हूँ। कोई वैक्सीन का अच्छा है, ये असर करेगी, अच्छा है। वैक्सीन जो आज लगी है ये अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, इसमें कोई दर्द भी नहीं होता और ये सभी को लगवानी चाहिए। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। कैथल के गांव रसीना के प्रगतिशील किसान मोहिंदर सिंह को दिल्ली में कृषि एवं आत्मनिर्भर भारत विषय पर हुई नेशनल कन्वेंशन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। मोहिंदर सिंह को ये अवार्ड फसल विविधीकरण और किसान उत्पादक संघ बनाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दिया गया है। कैथल किसान क्लब के अध्यक्ष मोहिंदर सिंह ने कहा कि आजकल बढ़ती हुई बीमारियों को देखते हुए मैंने जैविक खेती करना शुरू किया और FPO बनाकर अन्य किसानों को भी जैविक खेती करने और फसल विविधीकरण के लिए जागरूक किया। वो अपने खेत में सभी प्रकार की फसलों, सब्जियों, फलों की खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन भी करते हैं और सभी किसानों को भी इसके लिए जागरूक करते हैं। ये देखे भी हमारे परिवार में साथ साथियों में सब में किसी का शुगर हो गई, किसी का हार्ट हैबिट हो गई, जैसे किसी का ये समझो हर कैंसर हो गया, तो बीमारियां बढ़नी शुरू हो गई। तो हमने ये सोचा है भी इस खेती में बदलाव कैसे, उसमें जहर ज़्यादा लगता है, उसको कैसे लाएं। फिर हमने उसको एक अपना ग्रुप बनाया। उसमें ग्रुप बनाने के बाद हमने अपनी ज़मीन को ऑटोमेटिकली, जो हमारे पास सभी चीज़ें थी, डेयरी भी है तो हमारे पे मधुमक्खी भी है, सभी चीज़ें के हैं। हम फसल हर एक चीज़ का विविधीकरण करते हैं, हर एक फसल करते हैं। ये नहीं अभी हम पैडी या उस पर अपना वीट पे चलते नहीं, शुगर केन पे नहीं। हमारे पास अगर किसान के पास हर एक फसल होगी तभी वो आगे जागरूक हो सकता है, आमदनी दोगुना कर सकता है। आज हमारे पास 25 से 30 एकड़ ऐसे जैविक में तब्दील कर दिया। हमारे ग्रुप के पास तो कम से कम 150 से 200 एकड़ है जिसमें हम आज खेती कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश वर्मा ने कहा कि जिले के किसानों को प्रगतिशील किसान मोहिंदर सिंह की तरह जैविक खेती और विविधीकरण से जुड़ना चाहिए। इस हमारे किसानों को संदेश देना चाहूँगा भी खेती लाभ का विषय है अगर आप दिल से करो तो, और ऐसे ऐसे किसान उसके लिए उदाहरण हैं। बहुत सारे किसान हैं हमारे ऐसे जो बहुत ही अच्छी कमाई कर रहे हैं
और इसका महेंद्र सिंह जी उदाहरण है, जिसको एक तरह से सम्मानित किया गया है इसके काम को। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। साबरमती से पदयात्रा को किया रवाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में पेश किया प्रदेश का बजट। स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि पर किया गया विशेष फोकस। प्रदेश के लोगों ने बजट पर दी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं। कहा, बजट में किए गए प्रावधानों से राज्य में विकास को मिलेगा बढ़ावा। और प्रदेश भर में कोरोना के खिलाफ कोविड-19 टीकाकरण जारी। वैक्सीनेशन के बाद पलवल के बुजुर्गों ने वैक्सीन को बताया सुरक्षित। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।